HNO3 के 3 तरह के कंसंट्रेशन देंगे वो। एक तो देंगे वेरी डाइल्यूट HNO3, लिखा होगा, आप लिखो HNO3 3 टाइप्स का होगा, वेरी डाइल्यूट HNO3, और दूसरा होगा डाइल्यूट HNO3, और तीसरा होगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। ये लिखा आता है बिल्कुल, जब भी प्रॉब्लम आएगी ये लिखा आएगा, वेरी डाइल्यूट HNO3, सेकंड डाइल्यूट HNO3, और तीसरा हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 से तो हर एक बार एक ही गैस आएगी, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, चाहे किसी भी मेटल को आप ऐड करें। हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 गिव्स NO2, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। किसी भी मेटल के साथ आप रिएक्ट कराएं, एक तो ये एक्सेप्शनल पॉइंट है। दूसरा एक्सेप्शनल पॉइंट ऑलरेडी आप लिख चुके हैं कि Mg एंड Mn दो मेटल ऐसी हैं जो एक्सट्रीमली डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, ये कंडीशन पे ध्यान देना, जस्ट HNO3 नहीं, वेरी डाइल्यूट। इसके साथ रिएक्शन करके ये एसिड की तरह काम कर रहा है इस केस में, इस केस में ये एसिड की तरह काम कर रहा है। और जब ये मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो अगर HNO3 को एसिड की तरह यूज करना है तो ये वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, अदरवाइज ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडेंट की तरह। क्यों काम करता है ऑक्सीडेंट की तरह, आप ये देखें। आपसे कोई कहे कि ये एसिड तो है, कंसंट्रेटेड हो, मेटल डालें तो हाइड्रोजन गैस आनी चाहिए, बट रियलिटी में ये है, आपको मालूम है कि H+ आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। बट नाइट्रेट आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अब बताओ कंपटीशन हो अगर नाइट्रेट आयन और H+ आयन में, तो कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है या 0 है, पॉजिटिव। भाई हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, मतलब जो काम हो सकता है। तो नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। आप पीछे देखें, टेबल दे रखी है, देख लें आप, पेज नंबर 263, पेज नंबर 263 देखें एनसीईआरटी में, रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल देखें। और इस टेबल में नाइट्रेट आयन ढूंढें। फर्स्ट रो में नाइट्रेट आयन सेंटर से थोड़ा नीचे है, मिल गया सबको। नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.96, मिल गया। NO लिबरेट हो रहा है। बात है पॉजिटिव वैल्यू की। तो अगर नाइट्रेट आयन और H+ आयन में कंपटीशन हो तो कौन रिड्यूस होगा, नाइट्रेट आयन। यही रीजन है कि HNO3 में मेटल डालने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। ये जो कंसंट्रेशन डाटा लिखे गए हैं, ये किस कंसंट्रेशन पे लिखे गए हैं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे। कितना, 1 m, और टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन। बात समझ में आई आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि HNO3 एसिड है बट मेटल डालने पे H2 क्यों नहीं देता, तो क्या रीजन बनेगा इसका, क्यों नहीं देता H2।
because reduction potential of nitrate ion is positive. Instead of H plus, reduction of nitrate ion occurs. अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल के डाटा देखते जाएं आप, तो गैसेस कौन सी मिलती हैं? 3 गैसेस मिलती हैं मेनली, NO, N2O एंड NO2। नाइट्रेट आयन के रिडक्शन से 3 गैसेस आ सकती हैं, NO, N2O एंड NO2। कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी गैस आने वाली है? फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो फैक्टर्स में नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। नंबर 2 टेम्परेचर। आपके असाइनमेंट में 4 पॉइंट्स लिखे हैं, किसी ने पढ़े हो, याद आ रहे हो? HNO3 की जो टेबल है उसके ऊपर 4 पॉइंट्स लिखे होंगे। तीसरा है मेटल कौन सी आप ऐड कर रहे हैं? और 4th पॉइंट क्या है? बोलो। इम्प्योरिटी वही कंसंट्रेशन में ही इंक्लूड हो जाते, वैसे चाहो तो लिख लो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी आने से कंसंट्रेशन अफेक्टेड होता है, या कोई दूसरा केमिकल आ गया तो प्रोडक्ट बदल देगा। तो 4th पॉइंट की इंपॉर्टेंस तो इतनी नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की है। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ मोटी मोटी बातें जिनको आप दिमाग में रखें तो आसानी से टेबल को याद रख सकते हैं। एक तो बताया मैंने कि कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 अगर लिखा हो तो आपको क्या कहना है? NO2 गैस लिबरेट होगी। दूसरा पॉइंट है जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ध्यान देना, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये कंसंट्रेटेड HNO3 से भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट एंड कंसंट्रेटेड से भी रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्शन ही नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं दे रहा हूं, ये फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम आई हुई है कंपटीशंस में, प्रैक्टिकल से लिंक कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान देना। सेकंड ग्रुप में लेड भी देते हैं, कॉपर आयन भी है, बिस्मथ आयन भी है, और Fe2+। ये जो आयन है इनमें अगर हम H2S गैस पास करें एसिड मीडियम में, ये सेकंड ग्रुप प्रैक्टिकल का है, ये चारों के चारों ब्लैक PPT देते हैं, चारों ब्लैक PPT देते हैं। ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आई है, आपकी प्रैक्टिकल बुक में मिलेगी। और ये जो ब्लैक PPT है, अगर इसमें आप HNO3 डाल दें तो
इनमें से कौन से कैटायन का सल्फाइड HNO3 में इंसॉल्युबल होगा? नॉर्मली डाइल्यूट HNO3 वो लिखते हैं, बट इवन कंसंट्रेटेड में भी यही हाल है। ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आई है। इसमें काम का कैटायन तो मैंने लिखा ही नहीं, Hg2+। तो इन सब के ब्लैक पीपीटी होते हैं, सबके ब्लैक होते हैं। केवल HGS पीपीटी ऐसा है जो डाइल्यूट HNO3 में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है। और सेकंड ग्रुप के जितने भी ये सल्फाइड्स हैं, जैसे PbS है, HNO3 से रिएक्शन करता है, ये सब के लिए कॉमन है। तो लेड नाइट्रेट बनेगा, NO2 गैस लिबरेट हो, NO गैस लिबरेट होती है, कोलाइडल सल्फर मिलती है प्लस H2O। ये 3PbS प्लस 8 HNO3 ट्वाइस 3 मोल सल्फर के बनेंगे, 4 मोल H2O, बैलेंस हो गई। तो काम की चीज़ है, NO बनाने का ये मेथड भी ऐड कर सकते हैं आप। पॉइंट है, ये सारे सल्फाइड जितने भी ये लिखे हैं, इनफैक्ट और भी सल्फाइड ले लें सेकंड ग्रुप के जो ब्लैक पीपीटी नहीं देते, वो भी यही रिएक्शन करते हैं। अब सेकंड ग्रुप में कौन कौन से कैटायन आते हैं, और आपके एग्जाम में यही आने, इससे बाहर नहीं पढ़ना। अब ये रिएक्शन NCERT में तो देंगे नहीं वो, क्योंकि प्रैक्टिकल बुक में दे दें। NCERT वाले एक ही जगह लिखते हैं सारी बातें, बार बार नहीं लिखते वो। इसकी जगह आप कैडमियम सल्फाइड ले लें, ये LOPPT होता है, ये भी HNO3 से रिएक्ट करेगा। बिल्कुल कॉपी कर देना है रिएक्शन को, कोई चेंज नहीं। Pb की जगह कैडमियम लिख देना, Pb की जगह कॉपर लिख देना, आयरन लिख देना, सेम बैलेंसिंग। बिस्मथ के साथ बैलेंसिंग बदल जाएगी, 3+ आयन है इसलिए। तो ये सारे सल्फाइड डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके एक तो कोलाइडल सल्फर देते हैं, येलो कलर का ये कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता है, सल्फर का कोलाइडल फॉर्म होता है। कोलाइडल की मीनिंग क्या होती है? कोलाइडल वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है? जिसके एंड में अल आ जाए वो एडजेक्टिव होता है, जिसके एंड में वाई आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। अभी टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा था गूगल का, वो कह रहा था मिंटी को ये पसंद है। अब नाम क्या दे रहा था लड़की को? मिंटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिंटी? मिंटी मतलब मिल्क लाइक, मिंट लाइक। दो नाम दिए तो उसने, मिंटी एंड मिंटू। गूगल का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, अभी देखना। मिंटू का क्या मतलब होगा, सोचना आप। इसी तरह से कोलाइडल वर्ड की मीनिंग क्या है? कोलाइडल वर्ड का मतलब है ग्लू लाइक। तो कोलाइडल सल्फर आपको मिलेगी, NO बनेगा। ये सब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, तो ध्यान रहे केवल HGS इंसॉल्युबल होता है,
HgS के साथ और एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो इस ग्रुप के नहीं है, बट प्लेटिनम के सॉल्ट है, प्लेटिनम के कंपाउंड HNO3 में इवन कंसंट्रेटेड HNO3 से भी रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड के भी रिएक्ट नहीं करते। ये मेटल्स ऐसे हैं जो कंसंट्रेटेड HNO3 से भी रिएक्ट नहीं करते, इतनी लेस रिएक्टिव है। तो क्या करें फिर, इनको कैसे रिएक्ट कराएं? तो हम बनाते हैं एक केमिकल जिसका नाम है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl। किस रेशियो में मिलाते हैं? HNO3 1 पार्ट और HCl 3 पार्ट। एक्वा रेजिया बनाया जाता है स्पेशली किन मेटल से रिएक्ट कराने के लिए? किन मेटल के सॉल्ट को रिएक्ट कराने के लिए? मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम। आपके सिलेबस में यही है, यही बार बार आते रहते हैं। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम दी जाए कि एक्वा रेजिया डाला गया, समझ लो कि एग्जामिनर इन मेटल्स के बारे में बात कर रहा है। तो यही बातें जो आपको लॉजिकली बताई जा सकते हैं। बाकी तो टेबल में आपको याद करना है कुछ पॉइंट्स जो बने हुए हैं, और कोई तरीका नहीं इनका। ठीक है, कि कौन NO देगा, कौन NO2 देगा और कौन N2O देगा। ये तीन ही गैसेस मिलेंगी आपको। वो टेबल याद करने थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो HNO3 में जितना चाहिए वो इतना ही, इससे बाहर नहीं जाना है। प्रैक्टिकल बुक में रिएक्शंस भी बैलेंस भी मिल जाएंगे। ये तो बात हुई अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ राइट डाउन फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। हर एक ग्रुप में दो दो एलिमेंट सिलेबस में है आपके। हमने 14th ग्रुप में कार्बन सिलिकॉन को डील किया था। नाउ नाइट्रोजन फॉस्फोरस 16th में ऑक्सीजन सल्फर डील करेंगे। तो फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के लिखो आप 3 फॉर्म मिलते हैं आपको। एलोट्रोप्स होते हैं फॉस्फोरस के 3। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है? एलोट्रोप्स मीन्स सेम एलिमेंट इन डिफरेंट बॉन्डिंग। सेम एलिमेंट इन डिफरेंट बॉन्डिंग। सेम एलिमेंट इन डिफरेंट बॉन्डिंग। 3 एलोट्रोप्स हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, इनमें किस चीज का डिफरेंस है? बॉन्डिंग का। जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो ये है कि P4 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को P4 से लिखते हैं। लिखो व्हाइट फॉस्फोरस और P4 क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस लिखिए या फिर सिंपली P4 लिखिए। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये किसकी पैकिंग से बनेगा? इस सॉलिड में किसकी पैकिंग हुई है? P4 मॉलिक्यूल की। P4 मॉलिक्यूल की पैकिंग से ये सॉलिड बना। ये वैक्स लाइक होता है, वैक्सी, वैक्स लाइक।
तो P4 मॉलिक्यूल एक देखें, आपको मालूम है एक P4 कैसा होता है, हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है। ये P4 मॉलिक्यूल 30 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्न कर जाता है। इग्निशन टेम्परेचर इसका जस्ट 30 डिग्री है। तो सोचिए जरा, गर्मियों में तो 30 से आगे निकल जाता है टेम्परेचर, इसलिए P4 को एयर में लाएं, देन इट कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। बट अगर इसको डार्क में रख दें, लो टेम्परेचर पर रख दें, तो भी ये ग्लो करता रहता है, रिएक्ट करता रहता है थोड़ा थोड़ा, और उस रिएक्शन से लाइट प्रोड्यूस होती है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो डार्क में फास्फोरस ग्लो करता रहता है। इसको कहते हैं फॉस्फोरेसेंस या केमिल्यूमिनेसेंस या फ्लोरेसेंस, 3 नाम आप दे सकते हैं। केमिल्यूमिनेसेंस और फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरस है तो स्पेशल नाम फॉस्फोरेसेंस। Phosphorus glows in dark, white phosphorus. डार्क में ग्लो करता है और ये पॉइजनस भी होता है। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ पॉइजनस एलिमेंट। क्लियर है? व्हाइट फास्फोरस से हम बनाते हैं रेड एंड ब्लैक। जेई एडवांस की पुरानी प्रॉब्लम है कि इन तीनों एलोट्रोप्स में विच इज मोस्ट स्टेबल थर्मली, ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आपको मिल जाएगी। कौन सा एलोट्रोप मोस्ट स्टेबल होता है, व्हाइट, ब्लैक और रेड। तो ब्लैक फास्फोरस इज थर्मली मोस्ट स्टेबल and white phosphorus is least stable. व्हाइट फॉस्फोरस लीस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। इंडिविजुअल P4 मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन हाई है। ये P4 मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। रेड और ब्लैक फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होते। रेड एंड ब्लैक फास्फोरस आर पॉलीमेरिक सॉलिड। देख लें कैसे बनाना है। एक PP बॉन्ड को आप ब्रेक कर दें, एक PP बॉन्ड को आप ब्रेक कर दें। ये जो PP बॉन्ड है सेंटर वाला, इसको ब्रेक कर दें और इस तरह से चेन एक्सटेंड करें। तो ये पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं। इसमें एंगल स्ट्रेन पहले से थोड़ा कम है। इस तरह से आप इनको पॉलीमराइज कर सकते हैं। दोनों का एक सा होता है, दोनों का सेम। थोड़ा सा रिंग साइज में डिफरेंस आता है कहीं कहीं पे, बट रिपीटिंग पार्ट तो मेजर यही है।
तो पॉलीमेरिक सॉलिड है दोनों, रेड एंड ब्लैक, बट वाइट फास्फोरस कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। रेड फास्फोरस कैसे बनता है वाइट से? रेड फास्फोरस कैसे बनता है? तो पहले तो लिखो वाइट फास्फोरस कैसे बनता है, क्योंकि नेचर में फास्फोरस ऐसे थोड़ी मिलता है रेड वाइट ब्लैक फॉर्म में। नेचर में फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? फ्लोरेपेटाइट। फ्लोरेपेटाइट क्या होता है ये होता है थ्राइस CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF। ये है फ्लोरेपेटाइट। इन जनरल इसको एपेटाइट सीरीज कहते हैं, एपेटाइट। अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाए तो क्या होगा नाम? क्लोरेपेटाइट। ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमेपेटाइट, और OH आ जाए तो हाइड्रोक्सीपेटाइट। OH आ जाए तो नाम होगा हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये है हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो नाम बदलते जाएंगे, इन जनरल इनको कहते हैं एपेटाइट। ये हाइड्रोक्सीपेटाइट हार्ड सब्सटेंस है, फ्लोरेपेटाइट उससे भी हार्ड है। हाइड्रोक्सीपेटाइट हार्ड, फ्लोरेपेटाइट हार्डर देन दिस। तो हमारे टीथ गॉड ने हाइड्रोक्सीपेटाइट के बनाए हुए। बोन्स एंड टीथ में हार्डनेस इसी केमिकल की वजह से है। बोन्स एंड टीथ दोनों। इसका इग्निशन टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, इसलिए हमारी जो अंतिम संस्कार क्रिया है उसमें यही बचता है। बाकी बॉडी तो राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, बट बोन्स और टीथ बर्न नहीं होते। ये हाइड्रोक्सीपेटाइट कैल्शियम का मेजर सोर्स भी माना जाता है। नेचर में कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करना बहुत खर्चीला काम है अर्थक्रस्ट से। तो क्या करते हैं फिर? आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम चाहिए, व्हाट टू डू? वो किसी मरे हुए जानवर की हड्डियों को पीस के डाल देते हैं। हर एक टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा डला हुआ है। एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं। आप देख लेना, आपके टूथपेस्ट पे केमिकल का नाम लिखा होगा, पढ़ लेना, कैल्शियम फॉस्फेट। पूरा नहीं लिखते, केवल इतना लिखते हैं, देखना है पढ़ के, कैल्शियम फॉस्फेट लिखा होगा हर एक में। तो कैल्शियम फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम है, इनफैक्ट पूरे हाइड्रोक्सीपेटाइट का दूसरा नाम है बोन ऐश। इसको डालते हैं। तो हर एक टूथपेस्ट में किसी न किसी जानवर की हड्डियों के पाउडर को डालते हैं, और फिर वो कहते हैं कि उनके टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम। दूसरा, ये वाइट सब्सटेंस होता है। तो जो आपके वाइट क्रिस्टल्स हैं शुगर के, मार्केट में चीनी मिलती है,
वाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं, ब्राउन भी आती है। जो वाइट क्रिस्टल्स आते हैं वो वाइट क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं? नेचुरली तो ब्राउन होना चाहिए। वाइट क्रिस्टल्स इसी की लेयरिंग से बनाए जाते हैं, बोन एश से रिएक्ट करा के। तो जब आप चीनी खा रहे हैं तो किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां खा रहे हैं, जब आप पेस्ट घिस रहे हैं तो भी यही काम कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं वो, इससे भी हार्डर है कौन? फ्लोरापेटाइट। तो वो क्या कहते हैं कि हमने टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाल दिया, पढ़ना आपको मिल जाएगा। फ्लोराइड कितना 1000 ppm और उससे भी ज्यादा, ये डाल दिया, पढ़ना लिखा मिलेगा। फ्लोराइड डाल दिया। वो क्या कहते हैं, क्यों डाल रहे हैं फ्लोराइड? सबूत क्या देते हैं, पॉइंट क्या देते हैं? फ्लोराइड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोक्सीपेटाइट को किस में बदलना है? फ्लोरापेटाइट में। फ्लोरापेटाइट इससे भी हार्डर है, तो आपके और मजबूत होंगे दांत। तो दांतों को स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें क्या डाला गया है? फ्लोराइड। अब फ्लोरापेटाइट बनाना है, टीथ में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो टीथ और फ्लोराइड के बीच रिएक्शन करानी है। अब टीथ और फ्लोराइड के बीच रिएक्शन होगी कैसे? बाहर से घिसने से। बताओ, दांतों में कोई चीज सीधे एंट्री करती है? हथौड़ा लेके ठोक दो उसको, तो वो तो आप खाएंगे नर्व्स के थ्रू पहुंचेगी। तो टूथपेस्ट को चपाती पे लगा के खाओ घी की तरह, तब तो ये फ्लोराइड आपके दांतों को कुछ फायदा करेगा, बाहर से घिस के थूक देने से थोड़ी करेगा। तो फ्लोराइड के नाम पे टूथपेस्ट बेचे जाते हैं, और वो भी 1000 ppm। फ्लोराइड होता कुछ नहीं है, वैसे हमें फायदा ही नहीं देता। और सेफ लिमिट कितनी है? ये भी NCERT में लिखा है, आपको इसी में मिल जाएगा। 1 ppm सेफ लिमिट है। ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सेकंड पार्ट में मिलेगा आपको। ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी हुई है। ये धीरे धीरे करके पूरी केमिस्ट्री में आता रहेगा, तो वो चैप्टर इनडायरेक्टली पूरा कवर हो जाएगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये लास्ट चैप्टर में सारा यही लिखा है। उसका नाम ही है चैप्टर का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सेफ लिमिट है 1 ppm, और डालते कितना है? 1000 ppm। तो क्या होगा? होगा ये कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आप घिसे और गलती से थोड़ा बहुत अंदर चला गया तो आप एस्थमेटिक होंगे पहले तो, क्योंकि इससे लंग्स के पोर्स ब्लॉक होते हैं। उन पोर्स को खोलने के लिए फिर क्या करें? डॉक्टर कहते हैं इनहेलर लो। आप इनहेलर लेते हैं तो वो केमिकल उन पोर्स में फ्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, सांस लेने में आसानी होती है। अगले दिन फिर आपने फ्लोराइड घिस डाला, फिर पोर्स बंद हो गए, फिर सांस फूली, फिर आपने वही ले लिया इनहेलर। एक साइकिल से बन जाता है। तो उनकी डबल कमाई, पहले फ्लोराइड बेच के फिर इनहेलर बेच के। ज़्यादातर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है टूथपेस्ट करने के बाद, कभी भी नोटिस करना है, सुबह सुबह हो जाती है। तो फ्लोराइड एक उसमें मेजर सोर्स है। ये अच्छी बात है कि आप निगलते नहीं है, थूक देते हैं। अगर वो निगल लिया पूरा तो और काम तमाम। तो उसमें लिखा होता है कि 6 ईयर से कम एज के बच्चे को टूथपेस्ट ना दें, लिखा रहता है। 6 ईयर से कम एज के बच्चे को क्यों ना दें टूथपेस्ट? तो वार्निंग लिखी होती है, इट इज पॉइजनस, उस पर सीधा लिखा है इट इज पॉइजनस। पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। एक और केमिकल जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है, टूथपेस्ट पे ही पढ़ लेना जाके। केमिकल होता है जिससे एक गैस बनती है क्लोरीन, और क्लोरीन से बनता है क्लोरोफॉर्म। एंटीबैक्टीरियल है वो, एंटीबैक्टीरियल केमिकल है। नाम बता सकते हो? और वही एंटीबैक्टीरियल केमिकल टूथपेस्ट में जो है वो आपके हैंड वॉश में भी है। एंटीबैक्टीरियल, वो कहते हैं कि इसको घिसोगे तो बैक्टीरिया नहीं होगा, केविटी नहीं होगी। पढ़ना टूथपेस्ट पे जाके एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस कौन सा है, और हैंड वॉश पे जाके पढ़ना एंटीबैक्टीरियल कौन है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप कहोगे हैंड वॉश के लिए करें क्या? अगर हम ये यूज नहीं करते तो क्या करें? तो ऑर्गेनिक तरीका अपनाओ।
क्या है ऑर्गेनिक तरीका? रेडीमेड जेल आपके पास अवेलेबल है, एलोवेरा जगह जगह इतने सारे उगते हैं, एक छोटा सा पेड़ लगा दो फैल जाता है सारे में। उसको आप नहाने में, हाथ धोने में, इवन फेस वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ है, वो तो वरदान है भगवान का हमारे लिए, तो उसका यूज करो आप देखो कई केमिकल्स बिक रहे हैं, फेस वॉश पे दिखाते हैं वो कि एलोवेरा है, ये है, वो है, एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान से देखा करो। कई बच्चे तो बस एक्ट्रेसेस को देखते रहते हैं तो क्या देखना है आपको? एलोवेरा इंग्रेडिएंट क्या डाल रहे हैं उस पर नोट करना है, ठीक है? लिखो आगे, नेक्स्ट लिखो। नहीं, ये शाहरुख खान तो एक वो भी करता है, हैंडसम भी बनाता है लोगों को, सुना है आपने ना? शाहरुख खान बनाता है, बचपन में जब पैदा हुआ तो वही घिसने लगा होगा लगता है। चलो देखो आगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस की। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है बोन ऐश। अब हम कैसे बनाते हैं फॉस्फोरस, ये देखें। कैल्शियम फॉस्फेट मैं बना रहा हूँ व्हाइट फॉस्फोरस, ध्यान देना, P4 की बात मैं कर रहा हूँ। इसको पहले सिलिका के साथ हीट करते हैं। सिलिका की कोई कमी नहीं है, सिलिका तो अवेलेबल है आपके पास, जितना चाहो उतना। तो कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा और P4O10 बनता है। नियरली 1200 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना पड़ेगा और P4O10 को और आगे हीट करें। P4O10 को कोक के साथ हीट करें और आगे 1500 डिग्री सेल्सियस तक, तब आपको P4 मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। इनफैक्ट कैल्शियम फॉस्फेट का नाम ही है बोन ऐश। ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ फ्लोराइड रहता है, वो अलग हो जाता है। फ्लोराइड के बारे में एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, ये पॉइजन है फ्लोराइड। फ्लोराइड यूज होता है रैट पॉइजन के फॉर्म में, मेनली रैट पॉइजन इसके बनाए जाते हैं। रैट पॉइजन तो ये P4 बनाने का एक मेथड है। इसी तरह से दूसरा मेथड भी है, पर सोर्स यही है, कैल्शियम फॉस्फेट सोर्स यही है। इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं सबसे पहले, तो इससे बन जाता है कैल्शियम सल्फेट एंड H3PO4। फिर H3PO4 को आप कोक के साथ हीट करते हैं अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस तक। पहले तो बनता है H2 गैस इवॉल्व होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और P4 मिलता है। ये व्हाइट फॉस्फोरस बनाने के तरीके हैं। हमारे पास सोर्स है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट से आपने व्हाइट फॉस्फोरस बना लिया। अब व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस बनाए जाते हैं स्पेशल कंडीशन क्रिएट करके, क्योंकि P4 का एक बॉन्ड तोड़ना है और चेन बनानी है। तो लिखे रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है। ये दोनों मेथड NCERT में लिखे हुए हैं, आप एक एक लाइन लिख लें, लिख लो। रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है, तो हीटिंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन
at 573 Kelvin in inert atmosphere for several days, मतलब स्लो कन्वर्जन है ये। हीटिंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब N2 गैस का एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, इनर्ट गैस ले सकते हैं कोई। तो ये तो व्हाइट से रेड फॉस्फोरस बनाने का तरीका है। ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है? ब्लैक फॉस्फोरस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फिगर भी बना है, पेज नंबर देख लें आप, एनसीईआरटी में लिखा हुआ 176 पेज नंबर देखें। ये तो फिगर बना हुआ है रेड फॉस्फोरस का, यही ब्लैक फॉस्फोरस का भी फिगर होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो एक ही चेंज है, ध्यान देना। व्हाइट से रेड फॉस्फोरस बनाने के लिए प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं, बट अगर प्रेशर हाई कर दें तो रेड की जगह क्या बनता है? ब्लैक फॉस्फोरस। इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए बट हाई पी पे। बट ध्यान रहे मोटी मोटी बातें कि रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस ग्लो नहीं करते, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस पॉइजनस नहीं होते। ग्लो कौन करता है? ओनली व्हाइट फॉस्फोरस। केमिल्यूमिनेसेंस केवल व्हाइट फॉस्फोरस देता है। फर्दर इसमें थ्योरी में लिखा है अल्फा ब्लैक बीटा ब्लैक, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब छोड़ देना, अल्फा बीटा ब्लैक नहीं पढ़ना। बस इतना ही पता हो आपको कि ब्लैक फॉस्फोरस मोस्ट स्टेबल है और बनता कैसे है। ठीक है, नाउ राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के क्वेश्चंस आएंगे। तो लिख लें व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। आप ध्यान देना N2 तो इनर्ट है, पर नाइट्रोजन के ठीक नीचे फॉस्फोरस है, वो हाईली रिएक्टिव है। क्यों है हाईली रिएक्टिव? ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। दूसरा बताएं P4 को कहां स्टोर करेंगे? फिर एयर में तो रख नहीं सकते, बोलो। डार्क कंडीशंस में रखें, वहां भी ग्लो करता है, पर डार्क में स्टोर कर सकते हैं। क्या P4 वाटर में सॉल्युबल होगा? आंसर है नो। क्यों? अरे नॉन पोलर होगा, इसमें क्या सोचना। P4 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट भी नहीं करेगा और वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होगा, तो वाटर में स्टोर कर लो। कई जरा सोचो, अगर आप वाटर में डिजॉल्व हो जाते तो क्या आप नहा पाते? पानी डालते बह जाते। तो P4 को वाटर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि P4 वाटर में कैसा है? इनसॉल्युबल। क्यों है इनसॉल्युबल? ये आप लिख लें, नॉन पोलर है इसलिए है इनसॉल्युबल। एयर के कांटेक्ट में नहीं रखना है। तो लिखो 1 बाय 1 जल्दी जल्दी। रिएक्शन विद मेटल्स, अपने आप लिखो। फॉस्फोरस की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो फॉस्फाइड बनेगा। सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं, इवन कॉपर सिल्वर गोल्ड भी रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव मेटल तो करेंगे करेंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो भी। फॉस्फाइड बनता है, मेटल फॉस्फाइड। जैसे फर्स्ट ग्रुप की मेटल ले लें, मान लो फॉस्फोरस ले ली, क्या बनेगा?
K3P। सेकेंड ग्रुप में Mg ले ली, क्या बन जाएगा Mg3P2। कॉपर भी रिएक्ट करता है P4 से विदाउट हीटिंग, Cu3P2। Zn रिएक्ट करता है, लेस रिएक्टिव मेटल भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो रिएक्टिव तो करेंगे ही करेंगे। एल्यूमिनियम ले ले, फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराएं, क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद P4। इसमें मेटल की काबिलियत नहीं है रिएक्ट करने की, किसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, फास्फोरस की वजह से। मेटल फॉस्फाइड बनेगा, और मेटल फॉस्फाइड जितने भी आपने बनाए हैं, जैसे मैं एक ले लूं Ca3P2, इसमें अगर वाटर डाल दें तो PH3 बनेगा, इसमें कोई H+ आयन का सोर्स डाल दें तो भी क्या बनेगा PH3। मेटल फॉस्फाइड क्या बनाने के लिए यूज होते हैं, PH3। फॉस्फाइन गैस बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे नाइट्राइड से क्या बनता है अमोनिया, तो फॉस्फाइड से क्या बनेगा PH3। तो ये तो मेटल्स के साथ रिएक्शन हुई। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में जरा सोचिए आप कि ये O2 के साथ कांटेक्ट में आने पे जस्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट हैपेंस, इट कैचेस फायर। सीक्वेंस में लिखना है तो पहले P4O6 बनता है, और O2 आए तो क्या बनता है P4O10। आप खुद सोचो कि O2 से रिएक्शन हो रही है तो हैलोजेंस के साथ क्या होगा, हैलोजेंस के साथ तो और आसानी से रिएक्शन होगी। क्योंकि O2 में तो डबल बॉन्ड टूटा, हैलोजेंस में क्या ब्रेक करना है सिंगल बॉन्ड। तो जब O डबल बॉन्ड O से रिएक्शन हो रही है तो हैलोजन से तो और आसानी से। दो तरह के हैलाइड बनने, ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है P4 की S8 के साथ। कई कंपाउंड बनते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें P4S3। P4S3 वो मॉलिक्यूल है, वो केमिकल है जो मैच स्टिक की टिप पे लगा होता है। रेडिश ब्राउन कलर का एक केमिकल लगा होता है, वो P4S3 है। और उसमें स्मॉल अमाउंट में एक ऑक्सीडेंट डालते हैं K2Cr2O7। क्यों डालते हैं ऑक्सीडेंट K2Cr2O7? मैच स्टिक की टिप पे दो केमिकल का मिक्सचर है, एक मेजर तो P4S3 है और स्मॉल अमाउंट में डालते हैं ऑक्सीडेंट K2Cr2O7, जिससे कि ऑक्सीजन मिलती रहे और कंबशन चलता रहे। तो K2Cr2O7 तो ऐड करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, और फ्रिक्शन करने पे बर्न करने वाला केमिकल कौन सा है P4S3। खुद सोचो O2 के साथ रिएक्शन इतनी आसान है तो P4S3 से तो होनी है, क्योंकि P4S3 को फ्रिक्शन दे दो ये भी बर्न कर जाएगा। P4S3 का स्ट्रक्चर ये है, ध्यान दें। पहले तो ये P4 आप जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रख लें, ध्यान दो बाद में लिखना। ये बेस हो गया। अब 3 सल्फर है तो इनको क्रॉस लिंक करते हैं, ये है P4S3। आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आते हैं, किस में SS बॉन्ड है किस में नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी 16th ग्रुप पढ़ेंगे हम,
उसमें सारी बातें आएंगी। पर T4S3 में एक भी SS बॉन्ड नहीं है, SS बॉन्ड एक भी नहीं है। PP बॉन्ड 3 है, तो अगर SS बॉन्ड नहीं है तो सिंपल सी बात है कि S के दोनों तरफ क्या है, फॉस्फोरस। तो PsP लिंकेजेस कितनी है, 3। 3 सल्फर है तो PsP लिंकेजेस कितनी हो जाएंगी, 3, क्योंकि SS बॉन्ड तो है नहीं। तो P4 सारे मेटल से रिएक्ट करेगा, मोस्ट नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैंने लिख दी हैं। और P4 एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। बेस के साथ रिएक्शन लिख के दिखाओ, P4 प्लस NaOH। अब तक आप 8-10 बार तो लिख चुके हैं, रिडॉक्स से काउंटिंग करें तो। P4 को NaOH में डाल दें तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, क्या बनता है, P4 प्लस NaOH, इससे बनता है NaH2PO2 प्लस PS3। बावजूद इसके अगले प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आधे बच्चे नहीं करेंगे इसको, आप देख लेना। तो ये दो गैस, एक गैस PS3 आती है, एक बनता है NaH2PO2। दूसरा लिखो एसिड के साथ, तो P4 रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। कौन कौन से एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3। तो P4 की रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दें, P4 ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO4 में और SO2 गैस लिबरेट होती है। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें तो भी यही होगा, ये बन जाएगा H3PO4 और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, NO2। हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए। तो P4 एसिड से रिएक्ट करेगा, P4 बेस से रिएक्ट करेगा, P4 मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा। फर्दर P4 जैसे हमने डायरेक्ट O2 से करा दी रिएक्शन, ओके। अगर डायरेक्ट O2 ऐड ना करें और नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स डाल दें तो क्या होगा, और आसानी से रिएक्शन होगी, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन से तो क्या आना है, एटॉमिक ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, सॉरी, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो अगर आपको मान लीजिए रिएक्शन आ जाए, आपसे कहें बताओ क्या बनने वाला है, आप कहोगे मैंने देखी ही नहीं है, टीचर ने पढ़ाई ही नहीं है। तो बॉम्ब फोड़े पहले टीचर पे, फिर पेरेंट्स पे, उन्होंने मुझे सही जगह पढ़ने नहीं भेजा, वो भी ठीक रहे, तो फिर किस पे बॉम्ब फोड़े, दोस्त पे, तूने मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो सिंपल है, P4O10 बनेगा और N2 बनेगा, P4O10 बनेगा और N2 मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स आपको दे रहे हैं और कुछ थोड़ी हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दें, क्या बनेगा बताओ, P4O10 प्लस
CaCl2, P4 प्लस NaOCl ले लें, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन आती है तो P4O10 ही मिल रहा है। ये सब नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स हैं। नेसेंट क्लोरीन के सोर्स लिख लो एक दो, जैसे मान लीजिए SO2Cl2 ले लिया, बता सकते हो क्या बनेगा? ये क्लोरीन देता है तो क्या बन जाएगा? पहले PCl3 बनेगा, SO2 बनेगा, और ले ले अमाउंट तो PCl3 किससे बदल जाएगा? PCl5। ये रिएक्शन तो NCERT में दी गई है, PCl3 PCl5 बनाने के मेथड में आपको मिल जाएगी। ये देख लें, पेज नंबर 177 पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये देता है आपको नेसेंट क्लोरीन, ध्यान देना, ये आपको नेसेंट क्लोरीन प्रोवाइड करेगा। तो ये रिएक्ट कर जाएगा P4 से, ये बन जाएंगे। समझ आ गया सबको? तो ये तो बात है अबाउट P4, इससे बाहर नहीं जाना, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। और मैं ये वही केमिकल ले रहा हूँ जो आपके सिलेबस में, जैसे N2O है, ब्लीचिंग पाउडर 17th ग्रुप में हम पढ़ेंगे, तो जगह जगह मैं इसकी रिएक्शन ले रहा हूँ, वहाँ पे इकट्ठी कर देंगे बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखो PH3, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, PH3, जल्दी लिखो। फॉस्फाइन, प्रिपरेशन लिखो, अब तक कितने आप लिख चुके हैं? प्रिपरेशन वैसे ही जैसे आपने NH3 बनाया, फॉस्फाइड के बना लो, P4 से बना लो, फॉस्फोनियम आयन से बना लो, अमोनिया के तरीके से सोचो, रिकॉल करो अमोनिया कैसे बनाया था। मान लीजिए आपके पास फॉस्फोनियम सॉल्ट है PH4 प्लस, NH4 प्लस क्या होता है? अमोनियम, PH4 प्लस क्या हो जाएगा? फॉस्फोनियम। सोचो अमोनियम आयन से अमोनिया कैसे बनाया था? बेस से रिएक्शन करा के। तो फॉस्फोनियम आयन से फॉस्फीन कैसे बनाएंगे? बेस से रिएक्शन करा के। फॉस्फाइड आयन से कैसे बनाएंगे? लिखो जल्दी। हाइड्रोलिसिस कर लो या एसिड डाल दो, अपने आप लिखो, आप लिख चुके हैं। नाइट्राइड से अमोनिया कैसे बनाया था? वैसे ही। हाँ, P4 सीधे H2 से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। जब O2 से कर रहा है तो H2 से तो करना ही करना है। P4 H2 के लिए कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए। P4 अगर O2 के इन्वायरमेंट में बर्न हो जाता है तो H2 के इन्वायरमेंट तो एक्सप्लोड करेगा, बर्न तो छोड़ो, एक्सप्लोजन होगा। HH और O2 में कौन मोर कंबस्टिबल गैस है? H2। H2 मोर कंबस्टिबल होती है O2 से।
N2 लेस होगी या मोर होगी? N2 लेस होगी। आजकल देखो आप जगह जगह आप ट्यूब और टायर में गैस भरवाने जाते हैं, वो कहते हैं नाइट्रोजन डाल रहे हैं। उनसे पूछो नाइट्रोजन क्यों डालें, ये डाल दो क्या दिक्कत है, कहते नाइट्रोजन अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है उसका जवाब नहीं दे पाते। आप बताओ क्यों अच्छी होती है? ठंड नहीं लगती। नहीं सर, वो रोड से चलने पे नाइट्रोजन ठंडी रखता है, उसको बुरा होता है। नाइट्रोजन उसको कूल रखता है। हाँ। नहीं। नाइट्रोजन लेस कंबस्टिबल गैस है, और अगर ज़्यादा आपने लॉन्ग जर्नी की तो हीटिंग हो जाती है। हीटिंग होने से कंबशन ना हो, उसको रोकने के लिए हम ऐसी गैस ऐड करें जो लेस कंबस्टिबल हो। तो क्या गैस भरते हैं नॉर्मली? N2, जिनको लॉन्ग जर्नी करनी काफ़ी देर तक। अदरवाइज सिंपल एयर आपको 1 घंटे 2 घंटे जाना है, कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको पूरा डे ट्रेवल करना है तो सेफ है N2। N2 लेस कंबस्टिबल गैस होती है एयर से, और उससे ज़्यादा कंबस्टिबल गैस कौन? हाइड्रोजन। ट्यूब में हाइड्रोजन भर दो, रॉकेट की तरह उड़ोगे फिर।